ओम। मैं आपको हरियाणवी संस्कृति, पूर्वजों के रीति रिवाज, हमारी संस्कृति मेरी माँ के विषय पर बोल रहा था। मैंने इस पुस्तक के अंदर इन्हीं बातों को भी संजोया। लिखा और मैं ये पुस्तक को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे अपने वो रीति रिवाज एकदम से मन के अंदर छा जाती हैं। तो मैं वर्णन कर रहा था कि गांव के अंदर भाईचारा इकट्ठा होकर के आपस में परिवार के व्यक्ति मिलकर के सभी आने वाले गांव के लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको भोजन कराते थे। गांव के जितने भी और ग्वांडी जितने होते थे वो सब नीचे बैठते थे और पत्तल और कसौरों के माध्यम से, यानी पत्तल के ऊपर अपना मिठाई और सब्जी रोटियां धरी जाती, कसौरों के अंदर पानी डाला जाता, वो अपना भोजन किया करते थे। जब कोई मेहमान, चाहे वो भाती हो, चाहे बटेऊ हो और चाहे बारात हो, उन सबको एक रेजे की तानी बनी होती थी, बड़ी लंबी, विवाह के लिए स्पेशल बनाई जाती थी। जुल्हा उनको बनाता था गांव के अंदर, उस रेजे की तानी के ऊपर बिठाते, उस पर बैठ करके भोजन किया करते। गांव के आदमी उस पर नहीं बैठते थे, केवल मेहमान और बाराती उसके ऊपर बैठा करते थे। बारात को रेजे की उस पर बिठाकर वही पत्तल उनको दी जाती, कसौरे दिए जाते। अंतर इतना था कि वो बारात वालों को रेजे की तानी के ऊपर बिठाया जाता। बारात के लिए एक समय लड्डू दिए जाते और रोटियों का प्रबंध होता था, सब्जी रोटियों का। जब दूसरी रोटी का समय होता तो उस समय जलेबी और रोटियां दी जाती थी। तीसरी रोटियों का जब समय हो जाता तो उसमें गुलदाना और रोटियों का प्रबंध किया जाता था। जो पुराने समय में थे, हम अपने दादा के समय से पूछते थे उनसे, उस समय बारात एक एक सप्ताह तक रुका करती, उससे भी अधिक समय लग जाता था। और यदि कोई कारण बन जाता विवाह के अंदर तो बारात लेकर के गया हुआ कई कई महीने भी लग जाते थे। जब तक दूल्हे को ब्याह करके नहीं लाते तब तक घर वापस नहीं आया करते। बड़ी धारणाएं थी लोगों की। लेकिन सामान्य पहले बारातें 1 या 2 सप्ताह तक रुका करती थी, बाद में ये 5 दिन तक रुकना आरंभ कर दी। रथ बारकस घोड़ों के ऊपर ये बारात जाती, बैलगाड़ियों आदि के अंदर, और वो 5-5 दिन तक रुका करती थी। फिर बाद में 3 दिन तक बारात का रुकना आरंभ हो गया और उसके बाद 2 दिन तक बारात रुकती। फिर बाद में आकर के 1.5 दिन तक भी रुकना शुरू हो गया। बारात को रोकने का स्थान गांव की सामूहिक चौपाल हुआ करती थी। कहीं इसको प्रेस बोल देते, कहीं चौपाड़ बोल देते, कहीं चौपाल बोल देते। गांव का सामूहिक स्थान होता था। पूरा गांव मिलकर के चारपाई और बिस्तरों को चौपाड़ में ला करके बारात के लिए प्रबंध किया करते थे। जब बारात अधिक दिन रुकती थी
तो जिस दिन घर में विवाह होता था, जिसके घर में विवाह होता था, उसके घर तो केवल वो 2 या 3 समय तक ही भोजन किया करते। उसके बाद डेरों में बारात का खाना हुआ करता, जिसमें 2 या 3 समय का भोजन देने के बाद बारात को डेरों में भेज दिया जाता। डेरों का अर्थ है कि गांव के आदमी आपस में मिलजुल करके और ये कहा करते कि भाई ये 5 बराती मेरे घर आएंगे, ये 5 बराती मेरे घर आएंगे, पूरी बारात को बांट लेते थे। उसको डेरे कहा जाता था। तो कुछ कुछ बरातियों को अलग अलग घरों में भेजा जाता था, वे वहीं पर भोजन करते और उसी के घर रुकते थे। और कुछ बराती ऐसे भी थे कि जो भोजन करने के बाद चौपाल में आ जाया करते थे। इस प्रकार डेरों में रोटी दे करके भी विवाह करने वाले का भार नहीं होने देते थे। और डेरों की जिसके घर में डेरे के लिए बारात के आदमी जाते, वो उसकी बहुत स्वागत करता था, अच्छा खाना देता था। उनके बैलों को, उनके घोड़ियों को और उन बरातियों को भी नहाने का, खाने का, ठहरने का बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्था होती थी। इस प्रकार जिसके घर बारात होती, जिसके लड़की की शादी होती, उसके कोई भार बोझ भी नहीं पड़ने देते थे, खर्चा भी अधिक नहीं पड़ने देते थे। गांव वाले मिलजुल करके आपस में करते थे, सभी नजदीकी आपस में न्योता भी डालते थे, एक दूसरे की निंदारी बना करते। आज भी को आओ तो देखो निंदारी आ रहा है, निंदारी का मतलब था उसके बहुत ही नजदीकी मिलने वाला, हर खुशी के अंदर, हर आपत्ति के अंदर वो उसके साथ होता था। लेकिन विवाह के टाइम पर वो उसको न्योता डाल लिया करता। उस समय बड़े साधारण टाइम थे, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये का ये निंदारी हुआ करते। जिसके विवाह होता वो उसको मान लिया 30 रुपये डाल दी। जब उसकी शादी होगी तो वो 30 रुपये वो पुराने, और आगे जितना नया नंदा करना हो, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का या 30 रुपये का, 30 रुपये वो डाल दिया, यानी 60 रुपये वो उसको डाल के आता, 30 पुराने दे देता और 30 का गन्नेधारी बना लेता। वो आगे फिर 30 रुपये उसको दे करके जितना अधिक डालता उतने का वो निंधारी बन जाता। तो इस प्रकार से इसका अर्थ था कि जिसके घर शादी हो वो उसके घर पर कुछ पैसे देगा, और जब उसके घर में शादी होगी तो वो पैसों से अधिक देगा। वो इस प्रकार से न्योता दिया करते। लगातार न्योता निर्धार चलता रहता था। भोजन में चाहे मिठाई हो, सब्जी हो, उसके अंदर देसी घी का प्रयोग होता था। लोगों में भी चाव होता था कि फलां के घर शादी है, वहाँ जाएंगे और मिठाई खाकर आएंगे। घर में जमाई का भी विशेष स्थान हुआ करता। जमाई हमेशा ही विवाह के अंदर मांडा झोंकाऊ आते थे। लड़के की शादी होती तो घोड़ी पर घोड़चढ़ी के लिए लड़का बैठाने के उपरांत जमाई को लगाम पकड़ाने के लिए बुलाया जाता है। जब तक जमाई लगाम नहीं पकड़ेगा, उसको हाथ लेकर के स्वागत से छुए नहीं गा, तब तक वो घोड़चढ़ी के लिए घोड़ी नहीं जाती थी। घोड़चढ़ी का आरंभ ही तब होता था जब जमाई लगाम को पकड़ ले। विवाह वाले बच्चे का पिता अपने जमाई को उसके स्वागत में कुछ पैसे देता या कुछ जेवरात को दे देता और घोड़चढ़ी आरंभ हो जाया करती थी।
दूल्हे की घोड़चढ़ी गांव के चारों तरफ धार्मिक स्थानों, सामाजिक प्रतिष्ठानों से होती हुई ढोल बाजे के साथ गाती हुई बजाती हुई जाती थी। महिलाएं इकट्ठी होकर के पीछे से गीत गाती हुई चलती थी। जो लड़का दूल्हा बना घोड़ी पर बैठ कर के चल रहा है, उसकी बहन अपनी एक थाली के अंदर कुछ चावल, कुछ हल्दी, कुछ मीठा और एक घी का दिया लगा करके चावल मारती हुई चलती थी। और महिलाएं भी घोड़चढ़ी के पीछे पीछे गीत गाती हुई चला करती थी। दूल्हा अपना मोड़ बांध करके मामा उसको घोड़ी पर बिठाता था। मामा के ले आए हुए कपड़ों को वो पहनता था और सज धज करके मोड़ बांध करके घोड़ी पर बैठ गया। जैसे दूल्हे के सिर पर मोड़ बन जाता, बहन उसको चावल मारना शुरू कर देती और महिलाएं अपना घोड़ी पर बैठने के बाद गीत गाया करती थी। सामान्य जो गीत थे उनके उस लय मतों में नहीं, लेकिन फिर भी उनको मैं बताना चाहूँगा किस प्रकार के गीत हुआ करते। एक घोड़ी तिजारे ते आई, उसके दादा ने रात बुलाई हो लाल। घोड़ी की चाल सवालड़ी, घोड़ी पायान मड़कावे। भोले बनड़े ने चाल सिखावे हो लाल। घोड़ी की चाल सवालड़ी, घोड़ी मुने मटकावे। भोले बनड़े ने बोलन सिखावे हो लाल। घोड़ी की चाल सवालड़ी, घोड़ी का नान मटकावे। भोले बनड़े ने चौकस करावे हो लाल। घोड़ी की चाल सवालड़ी, एक घोड़ी तिजारे ते आई, उसके ताऊ ने रात बुलाई हो लाल। घोड़ी की चाल सवालड़ी, एक घोड़ी तिजारे ते आई, उसके बाबुल ने रात बुलाई हो लाल। घोड़ी की चाल सवालड़ी, एक घोड़ी तिजारे ते आई, उसके दादा ने रात बुलाई हो लाल। इस प्रकार से घोड़चढ़ी के गीत दूल्हे के बैठने के बाद महिलाएं गाती हुई चलती थी। और इसके अंदर बताया कि घोड़ी मुंह मटकावे और वो दूल्हे के अंदर कभी बोलना सिखावा, कभी और दूसरी बातें गा करके गीत गाती हुई चलती थी। उसके पीछे कुछ जिम्मेदार व्यक्ति भी आगे तो ढोल बाजा वाले चलते, फिर दूल्हा की घोड़ी चलती, फिर बहन उसको चावल मारती और उसके पीछे महिलाएं गीत गाती हुई चलती। और उन गीतों वालियों के पीछे कुछ जिम्मेदार व्यक्ति होते थे। गांव में पुरुष और महिलाएं अपने अपने घरों से निकल करके आती और वो दूध का गिलास लेकर के आती कि आज ये दूल्हा आ रहा है, घोड़चढ़ी हो रही है। उसको दूध पिलाते और कुछ पैसे दे करके उसकी जुआरी किया करते थे, मान करते थे, उसको सम्मान देते थे दूल्हे को। जिस भी घर के सामने को जाति पड़ते किसी प्रकार से किया करता। इस प्रकार चारों तरफ गांव में घोड़चढ़ी जाती।
बाद में जब एक घोड़चढ़ी का समापन होता था तो उसमें परिवार के किसी चाचा के घर या ताऊ के घर दूल्हे को बैठाया जाता था। दूल्हा वापिस अपने घर से पाटड़े पर से उतर करके घोड़ी पर बैठने के बाद जब तक शादी होकर के वापिस दुल्हन को लेकर के ना आ जाए तब तक वापिस अपने घर नहीं बढ़ता। तो घोड़चढ़ी को समापन करने के बाद अपने किसी परिवार के चाचा ताऊ के घर दूल्हे को बैठाया जाता था और अगले दिन वहीं से वो बारात के अंदर चढ़ता था, अपने घर नहीं जाता था। अब परिवार के और सभी नातेदार महिलाएं दूल्हे की सवारी करती थी घोड़ी पर तो उतरने के बाद, और अब दूल्हे पर पाबंदी होती थी कि वह वापिस अपने घर में बगैर दुल्हन के नहीं आएगा। जहाँ वह बैठा होता था वहीं उसका खाना आता और वहीं उसके कपड़े आ जाते। नाई और ब्राह्मण हर सहयोग के लिए साथ होते थे। अगले रोज प्रातःकाल 4-5 बजे बारात चढ़ने के लिए ढोल बाजों की एक अलग से धुन होती थी, वो धुन बजती थी और लोग समझ जाते थे कि अब विवाह करने के लिए बारात जा रही है। और महिलाएं भी घर से निकल करके आती और वो भी गीत गा गा करके बारात को भेजने के लिए, दूल्हे को बारात में चढ़ाने के लिए आती थी और वो गीत गाया करती थी। सद धज के बारात चढ़ी रे बना, जावे रे समधी की दवार, वारी रे बना सज धज करके बारात चढ़े रे बना, तोल का डोगा चढ़ावे रे बना, साल रे समधी के द्वारा वारी रे बना, शीर्षं का अर्थ चढ़ा रे बना, साल रे समधी के द्वार वारी रे बना, मामा का मोल चढ़ा रे बना, बंधर समधी के द्वार वारी रे बना। तथा बधावा के गीत भी इसी प्रकार से वो गाया करती और महिलाएं बारात को गीत गा गा करके जब तक बारात पूरी नहीं चल लेती तब तक वो निरंतर गीत गाती रहती। बधावा के गीतों में जब बारात चढ़ जाती तो महिलाएं वहीं खड़ी होकर के एक बार बधावे के गीत गाकर फिर आती थी। तो बधावे के गीत इस प्रकार से गाया करती। एक महल ऊपर बेल पसरी, सारी तो बंगला छा गया, तने भली एक करी उमर सिंह के, दलीप ने बेल बढ़ाई, तने भली एक करी उमर सिंह के, सुनहरे ने भलाई भाइयों की बेल बढ़ाई, तने भली एक करी भरता के शेर सिंह ने भाइयों के बेल बढ़ाई, तने भली करी मुंशी के हरि राम, तने भाइयों में बेल बढ़ाई। एक महल ऊपर बेल पसरी, सारा तो बंगला छा गया, तने भली करी दलीप के जगबीर ने बेल बढ़ाई, तने भली करी दलीप के दया सिंह ने बेल बढ़ाई, तने भली करिए सुनहरा के बलराज ने भलाई भाइयों की बेल बढ़ाई। एक महल ऊपर पसरी, सारा तो बंगला छा गया। इस प्रकार से दूल्हा गाड़ी में बैठता था तो गाड़ी में बैठने से पहले माँ का स्तन पान करता था और माँ को विश्वास दिलाता था कि विवाह के उपरांत में सारी जिम्मेदारी सम्मान के साथ निभाऊंगा
और दूल्हा अपनी माता को सम्मान में स्तनपान के साथ कुछ पैसे या कोई दूसरी भेंट दिया करता था। बारात धीरे धीरे लड़की वालों के घर चली जाती थी। बारात के लिए कुछ दिन पहले गांव में कह दिया जाता था, एक दिन पहले पुनः याद दिलाया जाता था। सब मिलजुल कर बारात में जाते थे। आरंभ में बारात घोड़ियों पर जाती थी, बैलगाड़ियों में जाती थी, रथ बारकसों में जाती थी। बाराती गांव गांव में पीतल के टोकरे मिठाई के भरकर बांटते हुए जाया करते। जिस गांव में जाते उसी में मिठाई के पीतल के बड़े बड़े टोकरे भर करके दे करके जाते। कुछ व्यक्ति चबानी गिंदोड़े भी बांटते थे। अपने अपने ठिकानों पर दूध पीकर चलते रहते और अगले गांव की सीमा में जाकर इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन बाद में चलकर बस का प्रयोग होना शुरू हो गया। बारात के अंदर जाने वाले लोग सभी लोग अपने अपने कपड़े पहनकर बारात के अंदर जाते। दूल्हा भी जिम्मेदार व्यक्ति के साथ उन्हीं के बीच में बैठ करके जाता था। दूल्हे के घर में महिलाएं बारात को भेजकर वापस घर आकर लड्डू बांटती थी। भोजन करके और कुछ काम समेटकर सभी महिलाएं पुनः इकट्ठी होती थी। सभी व्यक्ति तो अपने बारात में चले जाते, छोटे और बड़े, और घर में महिलाएं रहती, वो महिलाएं बौकड़ा गाया करती थी, नाचती थी, खेलती थी, खुशी मनाती थी, गाने गाती थी। और जब तक बारात नहीं आती, जितने दिन नहीं आती, प्रत्येक रात को वो बौकड़ा गाया करती थी। बौकड़े के भी अपने गीत हुआ करते थे। उन बौकड़ों के गीतों में एक सामान्य सा बगर लहके मैं उसको बताता हूँ। जगबीर का से बौकड़ा बोलो घो गो गो, समधी कई से मीमनी बोलो मैं। दया शंका से बोकड़ा बोलो घो गो गो, समधी की से मीमनी बोलो मैं। बलराज का से बोकड़ा बोलो घो गो गो, समधी की से मीमनी बोलो मैं। वीरभान सिंह का है बोकड़ा बोलो घो गो गो, समधी की से मीमनी बोलो मैं। इस प्रकार से महिलाएं गीत बनाती रहती और परिवार के जितने भी सदस्य होते, बारात में जाने वाले, क्योंकि सभी परिवार के व्यक्ति बारात में जाते तो सभी के नाम ले ले करके वो गीत गाया करती थी। वहाँ दुल्हन का भी नाम लेती, जैसे इसके अंदर मीमनी का नाम लिया, मीमनी दुल्हन के लिए है, और बौकड़ा दूल्हे का है। उनके गीत गाती रहती थी, रात भर नाचती गाती खेलती कूदती थी। उधर लड़की वाले के गांव में बारात में पहुंचने पर ढोल बाजा बजता था। बारात पहुंचने पर बाजा की अलग धुन बजती थी, जिससे पता चल जाता था कि बारात विवाह करने के लिए पहुंच चुकी है। बाजे की धुन अलग अलग होती है। बारात चढ़ती है जब एक अलग धुन होती है, पता चल जाता है कि बारात चढ़ रही है। जब बारात अगले घर पहुंच जाती है तब एक अलग धुन होती है और पता चल जाता है कि अब बारात पहुंच चुकी है। गांव की पंचायत स्वागत के लिए खड़ी मिलती थी। इसे कहा था कि हम बारात को लेने के लिए आगे खड़े हो रहे हैं। बारात को चौपाल में बिठाया जाता था। थोड़ी सी देर बाद लड़की के पक्ष वाले सबसे पहले दूध चाय के साथ लड्डू नमकीन लिफाफों में डालकर चौपाल के अंदर लाते थे। चौपाल में पानी के ड्राम और कढ़ाई भर दिए जाते थे। सभी बराती वहीं स्नान किया करते। पानी और रोके का भी वहीं पर इंतजाम हुआ करता। इस समय बरातियों का एक विशेष दर्जा महसूस किया जाता था और बराती गर्व से होते थे।
बारात के लिए हर चीज की देख रेख होती थी। लड़की के पक्ष वाले सबसे पहले आकर समधी से मिलाई करते थे। लड़की वाला अपनी तरफ से समधी को कुछ पैसे या जेवरात भेंट करता था और दोनों छाती मिलाकर कौड़ी भर करके आपस में प्रेम से मिलते थे। पहले ज़्यादातर चांदी के सिक्के हुआ करते, उनका प्रयोग किया करते थे। तो इस प्रकार से बारात की मिलाई हो जाती थी और बारात वहाँ बैठ जाती थी। आप